हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम साइंस पार्ट 2 के चैप्टर 2 यानी कि लिविंग लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। आज हम पेज नंबर 14 पर एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों कहा जाता है उसको समझ लेते हैं। तो उसके लिए ये एक मैंने चेन बनाई है, एक रिएक्शन आपको बताया है एक्सप्लेन करने के लिए। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो एटीपी का जो मॉलिक्यूल है अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर किए हुए है, और ये एटीपी यानी आप जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एनर्जी जैसे ही रिलीज हो जाती है तो वो एडिनो डाइफॉस्फेट बन जाता है बेटा। जो यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप था यहाँ जाकर 2 फॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और जहां एटीपी में एनर्जी होती है वहीं एडीपी में एनर्जी नहीं होती है, और फिर ये एडीपी अगेन एटीपी में कन्वर्ट होगा, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा। ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। तो आइए साइकिल को समझते हैं। तो सबसे पहले एटीपी के इस डायग्राम को समझ लो। एटीपी में एक तो होता है आपका एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सारे के सारे क्या है? नाइट्रोजनस कंपाउंड है। तो एटीपी में एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है जिसका नाम है एडिनाइन, और ट्राइफॉस्फेट यानी कि फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। यहां पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है या बेस है वो इस फॉस्फेट ग्रुप से एक राइबोज जो कि शुगर मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज उसी तरीके से राइबोज ये एक शुगर मॉलिक्यूल है जो कि इस नाइट्रोजन बेस को इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच किए होता है, या आप कह सकते हैं बाइंड किए होता है। तो ये जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है ये सारे के सारे अपने इस बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, और इस बॉन्ड को हम फॉस्फेट बॉन्ड भी कहते हैं। ये बॉन्ड है जिसने फॉस्फेट ग्रुप को बाइंड करके रखा है, तो इस बॉन्ड को फॉस्फेट बॉन्ड भी कहते हैं। और बच्चों इसी बॉन्ड में एनर्जी होती है। यस, एनर्जी एडिनाइन कैरी नहीं करता है, ये तो नाइट्रोजन बेस है तो, और ये शुगर मॉलिक्यूल है आप भी जानते हैं। तो एनर्जी होगी कहाँ? एटीपी में। एनर्जी इसी फॉस्फेट ग्रुप के इस बॉन्ड में एनर्जी होती है। तो यहाँ 3 फॉस्फेट ग्रुप है इसीलिए ट्राइफॉस्फेट है। एडिनाइन है जो कि नाइट्रोजनस बेस है, तो इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। एटीपी यानी कि अपने अंदर यहाँ पर अभी एनर्जी पूरी भरी हुई है। अब देखना इस एटीपी से एनर्जी रिलीज कब होगी, आगे बढ़ते हैं। जो नाइट्रोजन बेस है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और जो शुगर मॉलिक्यूल है उसका तो काम है बेटा फॉस्फेट ग्रुप को और नाइट्रोजन ग्रुप को आपस में बाइंड करके रखना। यहां पर भी राइबोस ने वही काम करके रखा है। देखो फॉस्फेट ग्रुप को नाइट्रोजन बेस से बाइंड ग्रुप पकड़ के रखा है। लेकिन यहां पर एक चीज आप देखिए कि एडीपी को मैंने क्या बोला, ये डाइफॉस्फेट है। डाई यानी कि 2, यहां पर 2 फॉस्फेट होता है, एक फॉस्फेट यहां से निकल जाता है, यानी कि एटीपी से जैसे ही एक फॉस्फेट अलग होगा एनर्जी उसकी हमारी सेल इस्तेमाल कर लेगा, और तब वो एटीपी नहीं रह जाता, वो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और इस तरीके से यहां पर आप देखेंगे एनर्जी रिलीज हो गई है। तो एनर्जी कब रिलीज हुई? जब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अपने इस पूरे चेन से अलग हुआ और तुरंत वहीं पे एनर्जी का इस्तेमाल हमारे सेल ने किया। तो यानी कहने का मतलब है कि जब हमारा सेल इस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा तब तक एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप अलग होता जाएगा, क्योंकि जब तक फॉस्फेट ग्रुप अलग नहीं होगा आपको एनर्जी मिलेगी नहीं, क्योंकि एनर्जी होती तो उस बॉन्ड में है। तो ये बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं होगा एनर्जी मिलने से रही, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ एनर्जी मिलेगी। और जो एटीपी है तब वो एटीपी तो कहलाएगा नहीं, वो कहलाएगा एडीपी। यानी एडीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एनर्जी नहीं होती है, उसकी एनर्जी यूज होगी।
एटीपी का एनर्जी यूज किया हुआ जो बचा हुआ पार्ट है वही एडीपी कहलाता है। आप इसको आसान भाषा में समझ लीजिए। और इसी एटीपी से एनर्जी ड्राइव किया गया ना बेटा, या आप बोल सकते हो एनर्जी ली गई है। इस एटीपी से एनर्जी ड्राइव हुआ और तो कुछ नहीं मिला ना आपको, इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। अगर डेफिनेशन आ गया तो आई होप कि आप इसे लिख पाओगे। इसके बाद थोड़ा सा थियरी पार्ट है, वो मैं चलो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आइए थोड़ा थियरी पार्ट को समझते हैं। ओके, अब जैसा कि आपने जान लिया है कि जो एटीपी करेंसी कैसे फॉर्म हो रही है, आइए थोड़ा इसके थियरी पार्ट को देखते हैं। इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी ड्यू टू exceptional condition like fasting and hunger, then lipid and protein are used for the energy production। समझ में आया? जब हम कभी फास्टिंग करते हैं यानी कि व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो उस दौरान हमारे बॉडी को सफिशियंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, एनर्जी तो उसको चाहिए। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे बॉडी में जो फैट, लिपिड यानी कि फैट, और प्रोटीन जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, ये हमारा बॉडी, हमारा जो सेल है, इस फैट यानी कि लिपिड से और प्रोटीन से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम किसी भी कंडीशन में रोकेगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भैया शरीर में पड़े हुए प्रोटीन और लिपिड से वो एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इन केस ऑफ लिपिड दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। बच्चों, मैंने आपको कल बताया था कि ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में होता है। आप जानते हैं ना कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पहले पायरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। फिर ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, तब जाकर तो हमें एटीपी मिलता है। ये पूरा प्रोसेस था। लेकिन लिपिड के केस में क्या होगा, ध्यान रखना, लिपिड में कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड में। पढ़ा था ना आपने कल, आई मीन लास्ट सेशन में। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, वहीं पर लिपिड किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड में। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड में। देखो ब्रेकडाउन सबका होगा, ब्रेकडाउन होगा, या आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन सबका होगा। लिपिड का भी ऑक्सीडेशन होगा, प्रोटीन का भी ऑक्सीडेशन होगा। जैसे लास्ट ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ये सभी का होगा। लेकिन इनका स्मॉलेस्ट फॉर्म पायरुविक एसिड, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड, इस तरीके के एसिड इसमें से बाहर निकलेंगे, तब जाकर उनसे एटीपी यानी एनर्जी करेंसी तैयार होती है। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो, इनसे अगेन कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, यानी कि जैसे पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, उसी तरीके से फैटी एसिड हो, अमाइनो एसिड हो, ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट होंगे, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो ए है, ये कहाँ एंटर करेगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। और वहाँ पर जाकर इसका एनर्जी कन्वर्जन होगा। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये याद रखना, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो बोलना सर वो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है ना। ये मैं अभी तक आपसे एरोबिक में ही बात कर रहा हूँ, एनारोबिक अभी शुरू नहीं किया है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ होता है बेटा, कहाँ, एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, अगर क्वेश्चन पूछा तो कहना सर एरोबिक रेस्पिरेशन में। और किसके प्रोसेस से, बाय द क्रेब्स साइकिल यानी कि टीसीए साइकिल। और कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आगे हम चलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के पास। देखते हैं, ये चार्ट मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, अभी हम फिलहाल इसको देख लेते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब मैं आपसे यहाँ बात करूँगा एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। एरोबिक के मैंने 3 स्टेप्स बताए थे, एनारोबिक के 2 स्टेप्स होते हैं। आइए देखते हैं।
सबसे पहले सम ऑर्गेनिज्म कैनॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वाओ, यानी कि हमारे भगवान ने ऐसे भी स्पीसीज बनाए हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, सम ऑर्गेनिज्म कैनॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जी सकते, और हम जो हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में नहीं जी सकते। सी, इट्स अ क्रिएचर ऑफ गॉड, लेट इट बी। एग्जाम्पल, मैनी बैक्टीरिया। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म have to perform anaerobic respiration for the energy production। ठीक है ना, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, उसमें ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे एरोबिक के 3 स्टेप्स थे, एरोबिक के कौन से 3 स्टेप्स थे बच्चों? तो देखो, पहला था ग्लाइकोलिसिस, दूसरा था टीसीए साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल, और आखिरी में था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। उसी तरीके से यहाँ पर 2 प्रोसेस होता है, एक होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है फर्मेंटेशन। ठीक है बच्चा, 2 स्टेप्स हैं। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज and less amount of energy obtained in this type of respiration। very 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 important, यहां पर आपको पढ़ना है ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। अभी मैंने आपको बताया था यहां पर कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, लेकिन एनारोबिक में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ये MCQs में आएगा बेटा, इसको ध्यान से याद रखना है आपको। पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू द ग्लाइकोलिसिस इन कन्वर्ट इनटू अनदर ऑर्गेनिक एसिड, है ना। आपको पता है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो प्रोसेस में क्या होगा? ग्लूकोज का पहले पायरुविक एसिड बनेगा, करेक्ट ना बेटा। अब उस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है किसी दूसरे एसिड में और अल्कोहल में। वहाँ क्या बन रहा था? एसिटाइल कोएंजाइम में, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप फॉर्म होगा, एंड ये होता किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। आपको पता है ना एंजाइम, NADH2, FADH2, ये सारे के सारे कोएंजाइम्स हैं। तो एंजाइम की मदद से यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का कन्वर्जन होता है एसिड और अल्कोहल में। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा। सम हायर प्लांट एनिमल एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, कुछ ऐसे एनिमल है जो एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, दोनों ही करते हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज है। ठीक है, और एरोबिक वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन कब करेगा? इफ देयर इज डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर नहीं होगी तो वो वहाँ काम करना नहीं बंद करेगा बेटा, वो वहाँ काम करेगा, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यानी कि वहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वहाँ पर ऑक्सीडेशन पूरी मात्रा में नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है वो पूरी मात्रा में नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि कुछ बेटा प्लांट के सीड होते हैं ना, वो क्या होते हैं? सबमर्ज होते हैं। कहाँ पर सबमर्ज होते हैं? सॉइल और वाटर के अंदर। तो वहाँ तो ऑक्सीजन उनको पहुँच नहीं पाता है। तो ऐसे जो सीड है वो जर्मिनेशन के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया की मदद से अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हो, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो। ठीक है, आगे और भी एग्जाम्पल है, आप इसे पढ़ लेना। अगर डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे आप लोग, मैं जानबूझकर आपके लिए 1-2 पॉइंट छोड़ता हूं ताकि आपकी वो क्यूरी मुझ तक पहुंचनी चाहिए, ताकि मुझे पता तो चले बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं या नहीं। अब आइए इस साइकिल को मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसका यहाँ पर ये समराइज है, ये साइकिल है। मैं आपको बता दूं, ये हर साल 5 मार्क्स के लिए, मतलब ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। और क्या करेगा पता है? ये आपको मतलब फॉल्स अरेंज करके देगा, लाइक कि क्रेब्स साइकिल पहले आ जाएगा, ग्लाइकोलिसिस बाद में आता है। तो ये आपको ऐसे रीअरेंज करना है, मतलब ये मिसमैच कर देगा पेयरिंग, इसको गलत तरीके से अरेंज करेगा। आपको ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस है, ये एरोबिक का है, ये एनारोबिक का है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का है, एरोबिक
रेस्पिरेशन, और ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है। इसको समराइज किया, जैसे कि देखो मैंने आपको बोला था कार्बोहाइड्रेट का भी ब्रेकडाउन होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं होगा तो लिपिड और प्रोटीन, लिपिड यानी वही आपका फैट, लिपिड और प्रोटीन का बॉडी में ब्रेकडाउन होगा जरूर बेटा, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये किस प्रोसेस से गुजरता है, अगर लिपिड है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड में। अमीनो एसिड है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड में, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिक यूनिट है ना। ओके, उसके बाद इन सब का फिर वो चाहे फैटी एसिड हो, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, कोई भी हो, ये सब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से गुजरेंगे, सबका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, बशर्ते सबसे एंड प्रोडक्ट अलग अलग मिलेगा। लिपिड से मिलता है फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है पायरुविक एसिड, प्रोटीन से मिलता है अमीनो एसिड। प्रोसेस एक है और वो है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किस में होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, मैंने बताया था आपको। इन तीनों का भी एसिटाइल कोएंजाइम ए में ही कन्वर्जन होगा। उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पे क्रेब्स साइकिल आएगा, और इस क्रेब्स साइकिल की मदद से हमें एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन तीनों चीजों का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में लगातार निरंतर होता रहता है। एनारोबिक में अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया, क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा, पायरुविक एसिड ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ही कन्वर्जन होगा। उसके आगे 3 पॉसिबिलिटी है, होगा तो फर्मेंटेशन बेटा, इसमें दूसरा फर्मेंटेशन है। इसमें ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या हुआ था, क्रेब्स साइकिल आया था, इसमें क्या आएगा, फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में जो पायरुविक एसिड है वो अपना एक प्रोडक्ट देगा जिसका नाम है अल्कोहल। यहाँ से आपको इस पायरुविक एसिड से आपको विनेगर जैसा कोई प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और यहाँ के पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन के बाद लैक्टिक एसिड देगा। पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, या तो अल्कोहल, या तो लैक्टिक, या तो विनेगर, ऐसे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर फॉर्म होकर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अल्कोहल को क्या करेगा, ईस्ट, आप ईस्ट के बारे में तो जानते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यार, वो क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल अपने एनर्जी प्रोडक्शन के रूप में कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन करेगा इसका इस्तेमाल, ईस्ट। यहाँ पे वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पर एरिथ्रोसाइट एंड मसल सेल, हमारे मस्कुलर सेल्स ऐसे एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, लैक्टिक एसिड। इसीलिए हमारे बॉडी में दरअसल क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सरसाइज करते समय हमारे सेल में एक्यूमुलेट होने लगता है, जमने लगता है, जिसकी वजह से हम समय से जल्दी टायर्ड फील करते हैं वर्कआउट करते समय, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में मैं आपको मॉलिक्यूल के कंपोनेंट के ऊपर बात करेंगे, और आज के सेशन में मैं ज्ञान के बादल में कुछ लेकर तो नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ एक बात आपको ज़रूर सोचने के लिए मैं छोड़ूंगा कि देखो बेटा, सेल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, सेल एक ऐसा यूनिट है हमारी बॉडी का, एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम देख नहीं सकते। अच्छा, जब सेल को नहीं देख सकते तो उसके अंदर जो ऑर्गेनल है, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बारे में आप इमेजिन करो, उसे तो हम याद नहीं रख सकते। सोचो इन छोटे छोटे ऑर्गन्स के अंदर इतने बड़े 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 प्रोसेस होते हैं, हाँ, जिसे हम देख नहीं सकते, उसे हम याद नहीं कर सकते। तो सोचो ऊपर वाले ने कितना कॉम्प्लेक्स हमारा लाइफ प्रोसेस बना कर रखा है, और आप तो अभी इस क्रेब्स साइकिल के बारे में जानते ही नहीं हो, वरना क्रेब्स साइकिल आप जैसे 11th-12th में आओगे तो ये अपने आप में 4 से 5 मार्क कैरी करने वाला बहुत है, बड़ा सिंपल क्रेब्स साइकिल भी, लेकिन एक अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रोसेस है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और सेल्फ स्टडी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।